नामंजूर नामंजूर काला कानून नामंजूर 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 काला कानून नामंजूर 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 राजनीति नामंजूर 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 राजनीति नामंजूर हम नहीं मानते जुल्म के सामने हम नहीं मानते जुल्म के सामने हम नहीं मानते जुल्म के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने सिवलकोट अस्तोर में एक एप्लीकेशन दायर की थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा था कि वादी दासकिरम में जो पावर हाउस बन रहा है उसके वाटर चैनल में और पावर हाउस में जो ज़मीन आ चुकी है उस ज़मीन के असल मालिकान जो हैं वो मालिकान नहीं है, जिनकी ज़मीनें हैं वो मालिकान नहीं है, बल्कि उनका ये कहना था उस एप्लीकेशन में कि असल मालिक तो मैं हूँ, यानी राजा जलाल गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान। और उनका ये कहना था सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका कहना था कि पूरे दासकिरम की जितने भी बदनवीसी ज़मीनें हैं, जितने भी चरागाहें हैं, जितने भी नवतोड़ ज़मीनें हैं, वो सब जो हैं राजा जलाल मकबून की ज़मीनें हैं। लिहाजा उन्होंने तहसील को और डिप्टी कमिश्नर अस्तूर को भी उन्होंने ये बावर करवाया था कि इसका जो इबाड़ बन चुका है, यानी वाटर चैनल का जिनकी ज़मीनें जा चुकी हैं वो हकदार हैं, जिनकी ज़मीनें जा चुकी हैं नीचे पावर हाउस के लिए या वाटर चैनल के लिए, तो उनका ये कहना था ये जो ज़मीनें जा चुकी हैं इसका हकदार असल में मैं हूँ। जब ये चीज़ें एप्लीकेशन मूव हुई अदालत में, सिविल कोर्ट में, तो उसके बाद अवाम को पता चला और अवाम की जानिब से भी यही कहना था कि मैं बताता चलूँ कि पिछले 3 सालों से इस पावर हाउस का बाकायदा इबाड़ बन रहा था। मुख्तलिफ मसाइल की वजह से इस इबाड़ में रद्दो बदल करके बेहतरीन तरीके से इस इबाड़ को भरपूर तरीके से बनाने के लिए साबिका असिस्टेंट कमिश्नर और फिर पूरे अमले ने भरपूर तरीके से बेहतरीन तरीके से एक इबाड़ फाइनल कर चुके थे, जिस पर पूरे वादी दासकिरम के लोग जो हैं इत्तेफाक कर रहे थे। लेकिन बाद में जब वो फाइनल होने के बाद 3 सालों से राजा जलाल और उसके जितने भी राजे थे अस्तोर के, जो पहले से काबिज थे इस इलाके में, उन्होंने किसी ने भी बात नहीं की। इबाड़ फाइनल हो गया, चेक्स भी फाइनल हो चुके थे, बस कल ही उनको मिलने वाले थे। उस दिन राजा जलाल की जाने से एक एप्लीकेशन आती है, बाकायदा स्टे लिया जाता है, फिर एसी को भी टॉर्चर किया जाता है ज़हनी तौर पर, डीसी को भी, और फिर एसी की मिली भगत से जिन लोगों का हक जा चुका था इस वाटर चैनल में और पावर हाउस में जो ज़मीनें आ चुकी थी जद में, उनका जो रकम बन चुका था, उनकी जो कंपनसेशन बन चुकी थी वो रोकी गई, जिस पर अमायदीन दासकिरम ने पूरे दासकिरम में एक मुहिम चलाई और आज पूरे दासकिरम के लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके थे और मिलकर काफ़ी यहाँ गुफ्तनशीन होने के बाद उन्होंने एक लाहवा तय किया, एक करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद में मंजूर होने के बाद ये भरपूर तरीके से यहाँ इकट्ठे हो चुके थे। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इसमें पूरी अवाम नहीं है यहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ दासकिरम खरम से लेकर चिलम तक ये अमायदीन हैं, ये नोटेबल लोग हैं जिन्हें अवाम ने चुनकर यहाँ भेजा है। तो आज इस करारदाद में क्या फाइनल हो चुका है और तमाम अवाम ने मिलकर क्या डिसीजन ले चुके हैं, मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा, वहाँ तक मौजूद हैं डॉक्टर अब्बास साहब, सुप्रीम कौंसल जो अस्तोर है चेयरमैन है उनके। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जो आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे हो गए थे, इसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है? थैंक यू अख्तर साहब। सबसे बुनियादी वजह यह है कि आज इस धरती में हम सदियों से रहने वाले वासी, उनकी अपनी मिल्कियती ज़मीनों पे आज अचानक नया कोई दावेदार सामने आया, सारे लोगों के पाँव से ज़मीन सिरकने लगी, सब परेशान हो गए, ये क्या आफत आ गई। पता चला राजा जलाल साहब जो मौजूदा गवर्नर हैं, उन्होंने अपने आप को मालिक बना के सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया है। आपको इल्म है कि राजा जलाल साहब का महाराजा की हुकूमत के दौरान 47 से पहले सिर्फ मालिया इकट्ठे करने के हवाले से 16 आने में से 2 आने का उनको मुआवजा दिया जाता था और उसकी बुनियाद पे उन्होंने सिर्फ वो मुआवजा इकट्ठा करके स्टेट को जमा करना था। आज उस कर्ज को उसको बुनियाद बना के आज वो अपने आप को यहाँ का मालिक बनाता है। मैं समझता हूँ दासकिरम की ज़मीन किसी की वो मिल्कियत नहीं, यहाँ के बासियों की मिल्कियत रही है। हाँ, यहाँ के लोग उस ज़माने में भी टैक्स देते रहे, मालिया की शक्ल में या किसी शक्ल में टैक्स देते रहे।
اور ٹیکس کا ثبوت یہی ہے کہ وہ اصل مالک تھے. اور 1971-72-73 کے دوران میں بھٹو وزیر اعظم سابقہ نے جو راجگیری سسٹم ختم کیا, اگر کہیں کسی علاقے میں استور کے یا گلگت بلتستان میں اگر کوئی راجے کی جاگیر تھی بھی تو وہ ختم ہو چکی ہے, اب اس کا کسی طرح سے وہ مالک نہیں رہا. لیکن یہ حقائق ہے کہ گلگت استور میں اور خاص طور سے داسکھرم میں تو کبھی بھی راجے کی جاگیر یہ نہیں رہی. اور یہ جو کیس دائر کیا بالکل بے بنیاد ہے, اس کو ہم مکمل طور پہ رد کرتے ہیں. اور حکومت پاکستان سے اور حکومت گلگت بلتستان سے یہ اپیل کرتے ہیں. آج یہ آپ نے دیکھا کہ یہ عمائدین داسکھرم پورے موضوع کے عمائدین جس میں عوام کی طرف سے ان کو چن کے بھیجا گیا ہے, ان کی یہ مکمل یہ مشترکہ اتفاق رائے سے یہ بات آئی ہے کہ ہم گورنر گلگت بلتستان کو کہ اس حرکت کو ان کی ایکٹ کو بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت گلگت بلتستان سے اس پہ فوری طور پہ ایکشن لے. اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے اور اس ایشو پہ فوراً ایکشن لے لے. اور سینکڑوں اور ہزاروں جو لوگ باسی ہیں یہاں کے, جو صدیوں سے اس دھرتی کے مالک رہے, آج ان کے ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں مختلف شکلوں سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اور تحصیل اور اے سی اور تحصیل کا آفس کا عملہ وہ بھی اس میں ملوث ہے. اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قرار واقع سزا دی جائے. اور جب تک ان کے مجرموں کو سامنے نہیں لایا جاتا یہ قوم کوئی چین سے نہیں بیٹھے گی. یہ قوم قانونی اور دوسرا جو آپشن ہوگا وہ استعمال کرے گی اور انشاءاللہ اور اپنے رائٹس کا بھرپور دفاع کرے گی. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے ایک رہنما بھی ہیں, ضلعی رہنما نریم شمالی صاحب. السلام علیکم. اچھا, مجھے یہ بتائیں شمالی صاحب پہ گورنر گلگت بلتستان نے کیا دوسرا راج کے دور حکومت میں گنسارا سنگھ کی یاد دوبارہ نہیں دلوائی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح 62-63 میں جی بی سے اس کالے قانون کو جب پورے جی بی سے ختم کیا اور ایک جمہوری جو ہے نا سیٹ اپ دی گئی, جس طرح پورے پاکستان میں ایک جمہوری سیٹ اپ ہے. اور آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے ان کی گورنر گلگت بلتستان سے ابھی تک میرا رابطہ نہیں ہوا ہے. اور میں چاہتا ہوں انشاءاللہ جی میں چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی کی شکل میں اس سے تصدیق کی ہو کہ واقعی کیا یہ اس میں جو ہے نا انوالو ہے یا نہیں ہے. اگر انوالو ہیں میں مذمت بھی کرتا ہوں, جی مذمت بھی کرتا ہوں. میں اس وقت جو ایڈوکیٹ ان کی طرف سے بن چکا ہے وہ ایڈوکیٹ گلگت میں ہی رہتا ہے. گورنر گلگت بلتستان سے اس کی بات بھی ہو چکی ہے, گزشتہ روز سے میری خود اس وکیل سے بات ہو چکی ہے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ گورنر کی جانب سے میں خود وکیل ہوں. ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں واقعی انوالو ہیں ان کے لوگ تو میں اس کی بھرپور جو ہے نا مثبت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کو لے کر پاکستان کے اندر جتنے بھی جو ہے نا ایسے انسٹیٹیوشن ہوں گے جو اور آج کا اس دن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور خاص کر جو ہے نا آر ڈی جی سے میں ریکویسٹ کروں گا. تو یہ وزیر اعظم ہیں, لیکن جہاں پر جس جگہ میں ہم ہیں یہ ہے جو ہے نا ایل او سی کا ایک اہم جو ہے نا کیا یہ سیول حکومت کے اندر نہیں آتا؟ انڈر آتا ہے. مجھے دیکھیں نا, مجھے جو ہے نا اس پر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو ہے نا نوعیت کو دیکھ کر میں یہ کروں گا کہ وزیر اعظم تک بھی ہماری بات پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا اس وقت آرمی کا جو ہے نا ایل او سی ہے, یہ بہت بڑا جو ہے نا نہیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے. لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا اہم خطہ ہے یہ. اور پھر اس طرح کے لوگوں کے اندر جو ہے نا کے ساتھ ہیں تو آپ گورنر گلگت بلتستان کو کوئی میسج دینا چاہو گے؟ میں جو ہے نا اگر اس طرح کی مذمت کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ اس قوم سے معافی مانگے. اس کالے قانون کا جو پہلے خاتمہ ہو چکا ہے اس چیز کا خاتمہ کرنے کے بعد آج اس قوم سے معافی بھی مانگ کر میں اپنے اس جو ہے نا الفاظ کو واپس لے کر اس قوم کے جو ہے نا اب تو لوگوں کی حکومت بھی نہیں بنی گلگت بلتستان میں. ابھی سے ہی آپ عوامی جاگیروں پر عوامی زمینوں پر قابض بن رہے ہیں.
ये तो आप कब्जा मामले का ट्रिगर नहीं करें देखें साहब। देखें जी, मैं इस चीज़ के हक में नहीं, पूरे जीबी से इस काले कानून को ख़त्म किया है। अगर इस पे इनके चंद लोग या ये खुद मुलविस हैं जी, उस दौर के जो बरसू थे, जो वज़ीर आज़म थे, उसने शुक्रिया अदा करें आप। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन आज भी जीबी के लिए उनके अच्छे काम हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब ये अगर इस कानून को नाफिज किया जा रहा है, मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और गवर्नर जो है ना गिरनी बस्तान से कहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे अपनी कौम जो है ना जी, इसके बाद वो मेरे जो है ना तहरीक इंसाफ के रुकन जो हैं, नुमाइंदे भी इस वक्त जी में फेडरल के, और इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को वज़ीर आज़म तक भी पहुँचाएँगे और वक्त के जो है ना आर्मी चीफ तक इस बात को पहुँचाई जाएगी। क्या ये काला कानून का फिर से ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं दासकिरम के जो सुप्रीम काउंसिल हैं उसके चेयरमैन हैं फरमान साहब। शुक्रिया। आपको काफ़ी अर्से से अवामी इशूज़ को हाईलाइट भी करते रहते हैं और यहाँ के लोग भी आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि राजा जलाल के खिलाफ आप लोग किस तरह आगे बढ़ते हैं? सुप्रीम काउंसिल का इससे पहले हमारा सदर साल डॉक्टर अब्बास साहब ने बात की, सोमानी साहब ने भी, हम कानूनी तौर पर उस हद तक जाएंगे जहाँ तक हमारी सोच होती है। लेकिन मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि मौजूदा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल उस तख्ते कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाकर एक गरीब इलाके में इतना बड़ा प्रेशराइज करके क्या मकसद हासिल करना चाहता है। 1973 के भुट्टो की जब ये असम्बली बनी थी, उस ज़माने में राजनीतिक सिस्टम को बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद कुछ स्टोर के महकमे के माफियों की मिली भगत से कागजात के अंदर भी चेंजिंग लाई गई बड़ी और गलत तरीके से लोगों के इंतकालात भी किए गए हैं। लेटेस्ट अभी हमारी समझ में आया कि ये केस लॉन्च किया है, इशू था हमारे अपने आपस का कोई इशू था दासकिरम का, उसके अंदर उस राज्य की तरफ से ये लॉन्च किया गया कि जी पूरा व्यवसायी दासकिरम हमारा है। इसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी से बेहद नहीं करेंगे। जितने रास्ते हैं उन सबको हम इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। इख्तियार किया जाएगा और आवाम को जगाने के लिए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है ठेकेदार जुमा साहब और दासकिरम के लिए हमेशा दर्द दिल रखते हैं और इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि ठेकेदार साहब कि आप क्या ये समझते हैं कि पिछले 3 सालों से तो राजा बिल्कुल खामोश था, पता ही नहीं था, तो राजा को जगाने में हमारी खुद अपनी कोताही है? अखिल बड़ी मेहरबानी। ये अभी जो केस चल रहा है इसमें ये है कि हम हर एरिया के लोग हैं, अगर हमारे दुश्मन करीब हैं, अगर हम शोर व शराबा कर रहे हैं, जलसा जुलूस कर रहे हैं, तो हमारे दुश्मन सुनने वाले हैं। इसलिए देखो पंजाब में अगर बिना लॉकडाउन होता है तो वहाँ यानी पका पकाई खाना मिलता है। यहाँ 9 महीने से हम लॉकडाउन में हैं और उसके बावजूद भी इस राज्य ने एक गलत सिचुएशन से तमाम आवाम को परेशान किया है। राजा ने खुद किया है, करवाया गया है या खुद किया है। अभी तो राजा ने गवर्नर एक सीट पर होते हुए अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि डीसी को प्रेशराइज करके इंतज़ामिया को भी प्रेशराइज करके उसने गलत फ़ायदा उठा रहा है और साथ ही गरीब आवाम के लिए एक केस दायर किया है जो कि कुछ कंपनसेशन था उसको उठा के ले जाने के लिए, लेकिन इसने गलत काम किया है। लेकिन बात यह है कि हम इस हद तक जाएंगे। देखो हमारे सामने हमारे ये इंतज़ामिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, क्योंकि हमारी सरपरस्ती करते हैं तो फौज करती है, हमारी हर हालत में फौज हमारी मदद कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया हमें मैं साथ साथ शरीफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे काफ़ी मौजूद हैं, चेयरमैन हैं, बल्दिया के चेयरमैन थे, बड़ी खदमात हैं इस वाली दासकिरम के लोगों के लिए इनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं ठेकेदार साहब से भी जानने की भरपूर कोशिश कर रहा था, ये जो राजा साहब है, राजा जलाल साहब 3 साल खामोश जी अचानक जाग गए, ये जगाने में किसी का किरदार है या फिर अचानक हो सकता है जिस तरह पहले से इनका ये किरदार रहा है अभी भी ऐसा ही हो। कुछ लोग ऐसे हों शायद ज़ाती मुफादात के लिए ऐसा किया हो, लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं है तो ऐसा किया हो। तो आप क्या समझते हैं कल राजा जलाल को आप जिस तरह के मसाइल को
लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, कानूनी एतबार से उसको रास्ता रोकना चाहते हो, तो क्या जो उसको रास्ता दिखाना चाह रहे थे या रास्ता दिखा चुके हैं, क्या उनका भी रास्ता रोकने में आप सब मिलकर किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह हम सब किरदार अदा करेंगे, करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएंगे, जो मालिया यहाँ के लोग देते थे राजा को, तो उस वक्त में वो मालिया देने की नौबत कैसे आई? लेकिन हमारी उस वक्त पैदाइश के बाद इनको कोई मालिया नहीं मिला है, उससे पहले शायद देते रहे। हमारे दौर में हमारी याद में कभी मालिया हम लोगों ने जमा नहीं की। टैक्स जो है टैक्स भी नहीं देते रहे। अब 72-73 के उस वक्त मेरा अंदाजे में हमारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10-11-12 साल होगी, अब 14 साल होगी। उस वक्त हमारी याद में तो नहीं। और नासकिरम में चिल्म से लेकर खैरम तक जो है, अब बहुत सी जगहों में हमने देखा कि चरागाहों पर भी कब्जा किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। तो आने वाले वक्त में आप लोगों का लाहेमत क्या होगा कि जिस तरह उन माफियाज को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, आवाम को दोस्त दफ्ती के साथ खामोश करवाते हैं, तो आप सब जो मौजूद हैं इस इलाके के, क्या कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम सब मिल के इस कब्जा माफिया से जान छुड़ाएंगे, ज़मीनें वापस लेंगे, आवाम में तकसीम करेंगे, जहाँ चरागाह है वो चरागाह रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी तमाम हमायदीन की, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर शख्स बात करना चाहता है, लेकिन वक्त के उसको मद्देनज़र रख के आगे बढ़ना होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने 73 से पहले यहाँ जो मालिया जिसको टैक्स कहा जाता है दिया जाता था, वो हरी सिंह का एक कानून को फॉलो कर रहे थे, यानी इस एरिया में कोई स्टेट रूल जो है वो बहाल नहीं था। स्टेट सब्जेक्ट रूल तो पहले से ही बहाल नहीं था, और यहाँ के लोगों पर ज़बरदस्ती घनसारा सिंह के दौर हुकूमत में जिस तरह यहाँ के लोगों को राजे, फिर जस्टेर और फिर उसके बाद महाराजा, फिर जो इंडिया की जो हुकूमत होती थी गवर्नर होता था घनसारा सिंह, उनके अंडर रखकर इस गिलगित बल्तिस्तान पूरे को अपने कब्जे में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से 1 नवंबर को जब आज़ादी हासिल की यहाँ के गजूर अवाम ने अपनी मदद, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुए, फिर इस तमाम गिलगित बल्तिस्तान को अपनी जागीर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बदकिस्मती से वक्त गुजरता गया, उनके जो माफियाज थे, जो उस वक्त घनसारा सिंह के जो एक माइंड सेट जो चल रहा था, वो माइंड सेट चलता रहा और आज तक चल रहा है। बदकिस्मती यही है कि राजगिरी सिस्टम 73 के आइन के बाद ख़त्म हो चुका था। भुट्टू का यहाँ के लोग बहुत चाहते हैं उसको, उसकी वजह यही थी कि यहाँ के लोगों को जो राजा फेस करवाते थे मुख्तलिफ मसाइल, उससे छुटकारा पाए थे। लेकिन बदकिस्मती से भी अभी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई नहीं है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीब आवाम को, यहाँ की सादा लो आवाम को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ अपने मनपसंद लोगों को नवाजते हुए कुछ मुख्तलिफ इलाकों के जो माफिया टाइप के लोग होते हैं उनको वर्गलाकर अपने मुफादात लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और अब आपका यही कहना है, अगर ये सिलसिला आगे जारी रहा तो भरपूर तरीके से यहाँ से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे, कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। और साथ साथ इनका ये भी कहना है, आज के जो करारदाद में 2-3 जो पॉइंट्स यहाँ ऐड किए गए हैं, इन तमाम मुवाहिदीन की तरफ से मैं इनके सामने कहना चाहूँगा कि चिलिम से लेकर खैरम तक जहाँ भी कब्जा माफिया जो हैं सरगर्म होंगे, तमाम अवाम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आप करोगे ना? ये आप लोगों ने इनका जज्बा सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत वक्त है। और साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर अस्तूर और इस वक्त मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर अस्तूर ने जानबूझकर मुफादात के लिए मनपसंद लोगों के दोस्त धमकी में आकर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के दबाव पर जो चेक से अभी तक गरीब आवाम के रोक के रखे हैं, उसके खिलाफ भी भरपूर आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद।